नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित माधवी उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग। अध्याय 11। श्रीकांत। हाँ माँ जी, सुना है मोती के पिता अफ्रीका से लौट आए हैं, तो क्या करूं? समधी जो ठहरे, एक बार तो जाना ही होगा। तो जाइए, आपको किसने रोका है? और तुम? मैं न जा सकूंगा। और सुन लीजिए माँ जी, मेरे सामने कभी उस घर का नाम मत लीजिए। हम लड़की वाले हैं बेटा, हमें झुकना पड़ता है। मोती यदि भूल भी करे तो हमें वैसा ही करना उचित नहीं लगता। लड़की दी है, इज्जत नहीं दी। अरे किसकी मजाल है जो हमारी इज्जत पर उंगली उठाए? इज्जत इज्जत इज्जत, कैसी इज्जत? जब घर में ही मुंह पर कालिक बोतने वाले हों तो बाहर वालों का क्या दोष? मल मैला ना करो बेटा, भूल सबसे होती है। ना जाने बहू ने क्या कहा कि माधवी पर जा बरसा। माधवी माधवी नाम ना लो उसका। ना जाने पिछले जन्म का कौन सा ऋण देना था जो उसके लिए। श्रीकांत, यह तुम कह रहे हो? दुनिया कुछ कहे, किंतु उस बेचारे का क्या दोष? हम जितना कुछ भी उसके लिए करें वह कम है, उसे कर्ज ही समझ लो। कैसा? उसके पिता ने तुम्हारे पिता के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि हम क्या करेंगे? माधवी तो उनके परिवार का अंतिम दीपक है, हम उसे क्यों कर मिटा देंगे? माँ, मैं तो एक दिन पागल हो जाऊंगा। नहीं, साहस और सूझबूझ से काम लो बेटा। तुम्हारे कंधे पर ही तो इस परिवार और हवेली की मान मर्यादा का बोझ है। श्रीकांत ने माँ की आंखों में झलकते हुए आंसू देखे, जिन्हें वह मुस्कुराते हुए पी जाना चाहती थी। इससे उसके अपने डूबते हुए मन को सहारा मिला और वह माँ के सीने से चिपट गया। जब वह मोती भाभू से घर जाने के लिए कपड़े बदल रहा था तो भानु उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने उसकी ओर देखा और फिर घृणा से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने असावधानी से बिना उसकी ओर देखे पूछा, क्या है? आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं? क्या कोई और आग लगाना बाकी है? यह सुन वह क्षण भर चुप रही और फिर बोली, माँ जी ने कहा है तुम भी आओ। अच्छी बात है, पर तुम पर उसे विश्वास भी है? आने को जल्दी मान जाएगा और मेरा जाना भी बचा। देखिए क्या है, भूल हुई, क्षमा मांग ली, परंतु आप? भानु, मन में बाल आ जाने से नहीं जाता। टूटे हुए दर्पण भी कभी जुड़ते हैं क्या? यह कहते हुए श्रीकांत ने अपना कोट खूंटी से उतारा और उसे पहनता हुआ बाहर चला गया। भानु चुप खड़ी उसे देखती रही। अपनी भूल पर वह पछता रही थी। सामने से माँजी भीतर आईं और वह लपककर उनके सीने से लगकर रोने लगी। माँजी ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, घबराओ नहीं, एक न एक दिन मन का मैल स्वयं ही धुल जाएगा। श्रीकांत जब मोती बाबू के घर पहुंचा तो माधवी बरामदे में खड़ी गमलों में लगे पौधों को पानी दे रही थी। श्रीकांत को सामने देखते ही उसके उदास मुख पर प्रसन्नता की हल्की सी रेखा दौड़ गई। उसके ओंठ कुछ कहने को खिले, किंतु बाद में फिर बंद हो गए। मोती बाबू घर पर हैं क्या माधवी? श्रीकांत ने मन की पीड़ा को ओठों को मुस्कुराहट में छुपाते हुए पूछा। जी, वह धीमे स्वर में इतना ही कह पाई। श्रीकांत की आवाज़ सुनकर झट से मोती बाहर निकल आया। माधवी ने अपनी पीठ उसकी ओर कर ली और फिर से पौधों में पानी देने लगी। मोती ने एक क्षण दोनों को तीखी दृष्टि से देखा और हंसते हुए बोला, आओ भैया, बड़े दिनों में आए। यूं ही काम में उलझा रहा, कहकर श्रीकांत मोती बाबू के पीछे चल पड़ा और चलते हुए उसने आंखें घुमाकर माधवी को देखा जो उसी को देख रही थी। उसकी उदास पलकों में आंसू झिलमिला रहे थे। इन आंसुओं में किसी की जुल्म की कहानी थी। वह मोती से बोला, पिताजी कहाँ हैं? बात अभी उसकी जबान पर ही थी कि गोल कमरे में सोफे पर एक वृद्ध सज्जन को देखकर ठिठक गया। वे सज्जन अखबार पढ़ने में तल्लीन थे। पाँव की आहट सुनकर उन्होंने सिर उठाया और आंखों से चश्मा हटाकर मुस्कुराते हुए श्रीकांत का स्वागत करते हुए बोले, आओ बेटा। और फिर मोती की ओर देखते हुए पूछा, यही हैं तुम्हारे श्रीकांत भैया? मोती ने हाँ कहा। श्रीकांत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोले, मोती से आप लोगों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यह वृद्ध शरीर समुद्र की लंबी यात्रा से कुछ थक गया है, नहीं तो मैं स्वयं दर्शनों के लिए आता। माधवी बेटी? जी पिताजी। माधवी झट से पर्दा उठाकर भीतर आई। सबकी आंखें उठकर उस पर लग गईं।
वह आंखें नीचे किए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी थी। चाय लाओ बेटी, श्रीकांत आए हैं, मोती के पिताजी ने माधवी को संबोधित करते हुए कहा। रहने दीजिए, अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? मोती झट से बोला। हमें भी आप जबरदस्ती पिला देते हैं। जी, इसमें ज़बरदस्ती कैसी, आपका ही तो घर है। ठीक कहता है तुम्हारा भैया, वह घर भी तुम्हारा है। तुम वहाँ ना खाओगे तो और कौन खाएगा? मोती के पिताजी बोले। और आज तो हवेली आपके शुभ चरणों की प्रतीक्षा कर रही है। जरूर श्रीकांत, हम जरूर आएंगे। हमें भी उस धरती पर फिर पांव रखने की वर्षों से इच्छा थी। हाँ, मोती बाबू कहते थे आप उस हवेली में। बेटा, बरसों बीत गए, अब तो याद ताज़ा करनी है। उन नन्हे नन्हे पौधों को देखना है जो बढ़कर बड़े छायादार पेड़ बन चुके हैं। आप तो मेरे पिताजी को अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह, जीवन के 10 बरस इकट्ठे काटे हैं। उसी समय माधवी चाय की ट्रे लेकर भीतर आई और मेज पर रखकर सबके लिए चाय बनाने लगी। श्रीकांत ने आग्रह करते हुए कालीचरण से कहा, तो आज रात का खाना, इस कष्ट की क्या ज़रूरत है? माँ जी ने कहा था आप सब आइएगा। मुझे भी क्या? मोती बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ, आपके बिना बैठक का आनंद ही क्या। श्रीकांत ने माधवी के कांपते हुए हाथों से चाय का प्याला थामते हुए कहा। मोती ने अवसर देखा और झट बोला, और माधवी, उसका तो अपना घर है, उसको आज्ञा या प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? कालीचरण श्रीकांत के इस उत्तर पर मुस्कुरा दिए और चाय पीने लगे। तो कहिए, गाड़ी कितने बजे भेज दूं? श्रीकांत ने पूछा। गाड़ी की क्या ज़रूरत है? नहीं साहब, घर की चीज़ है, जब कहिएगा भेज दूंगा। क्यों मोती? कालीचरण ने मोती से प्रश्न किया। शाम को 7 बजे ठीक रहेगा। श्रीकांत ने चाय का प्याला नीचे रखते हुए जाने की आज्ञा चाही। मोती ने धीरे से कहा, माधवी से ना मिलिएगा? अभी जल्दी में हूँ, और शाम को तो आप लोग घर पर आ ही रहे हैं। श्रीकांत ने उत्तर दिया और तेज पग उठाता बाहर चला गया। जो ही वह गाड़ी में बैठकर चलाने लगा, उसकी दृष्टि रसोई घर की खुली हुई खिड़की पर पड़ी, जहां माधवी खड़ी हुई बड़ी बेबसी से उसकी ओर देख रही थी। उसका उदास और पीला मुख देखकर श्रीकांत के मन में एक पीड़ा सी उठी। हवेली में खाने की तैयारी की जा रही थी। सब प्रबंध भानु के जिम्मे था। आज अतिथियों के स्वागत में कोई त्रुटि न हो। माँ जी बार बार उसके कानों में यह बात दोहरा देती। आज माधवी और मोती बाबू बड़े समय बाद इस हवेली में आ रहे थे। श्रीकांत चुप बैठा माँ और पत्नी की तैयारियां देख रहा था। कुंवर, अचानक माँ ने श्रीकांत को पुकारा। हाँ माँ जी, क्या नाम बताया था तूने समधी का? कालीचरण। कहते थे 10 बरस तक पिताजी के साथ रहे हैं। होंगे, कितने आदमी थे, किस किस को याद रखा जाए। थोड़ी देर की बात है, आ जाने पर हो सकता है पहचान जाओ। देखो, परंतु ना जाने दिल क्यों डर रहा है। डर कैसा? बेटी की तरह बाप भी कोई। हाँ माँ जी, आज के युग में किसी की सूरत पर जाने से कुछ पता नहीं चलता। आदमी गंभीर और जग देखा जान पड़ता है। श्रीकांत की बात ने माँ के भयभीत मन की धड़कन और बढ़ा दी और वे अपने अतीत को मस्तिष्क पर जोर देकर याद करने लगीं। कई सूरतें आईं, परंतु कालीचरण नाम का कोई व्यक्ति उनके मस्तिष्क पर पट पर न उतर सका। साथ के कुछ समय बाद मोटर के रुकने की आवाज़ आई और कुछ क्षण बाद डोडी से कई पैरों की आहट सुनाई दी और फिर उन लोगों के बोलने की आवाज़। माँ जी सांस रोके गोल कमरे से हट गईं और श्रीकांत के दफ्तर में जा ठहरी। उन्होंने गोल कमरे में खुलने वाली खिड़की का पर्दा जरा सा हटाया और चोर दृष्टि से उसमें झांकने लगीं। नए अतिथि के सामने आने से पहले वे एक क्षण दृष्टि उसे देख लेना चाहती थीं। गोल कमरे में प्रवेश करने वालों में पहला व्यक्ति कालीचरण ही था। वृद्ध आयु, सफ़ेद बाल, बड़ी बड़ी मूछें और हाथ में सहारा के लिए छड़ी, अंग्रेजी ढंग के कपड़े और गर्म कोट में ढंगा हुआ शरीर। दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति याद ना पड़ा जो उनके पास नौकर था। उनके मन की धड़कन कम होने लगी, भय दूर होने लगा और दिमाग की खिंची हुई नसें ढीली पड़ गईं। उन्होंने धोती के आंचल से माथे पर आया पसीना पोंछा और एक बार फिर गोल कमरे में देखा। मोती और माधवी भी बढ़िया कपड़े पहने वहाँ खड़े थे। माधवी की आंखें भानु और माँजी को ढूंढ रही थीं। माँजी पिछले दरवाजे से बाहर निकल आईं और माधवी से पहले अपने कमरे में पहुँच गईं। माधवी आते ही उनसे लिपट गई। गोल कमरे में से माँजी की पूछ हुई। माधवी उनसे अलग होकर उनकी पलकों पर छाए हुए
आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए माँ जी। कहो, ससुर जी ने कोई अनुचित? नहीं माँ जी, वे तो देवता हैं। मुझे देखते ही सब क्रोध जाता रहा। माची ने संतोष की सांस ली और मुस्कुराती हुई गोल कमरे की ओर चली आईं। माधवी के पांव अचानक रुक गए और वह बराबर के बीच वाले द्वार पर खड़ी भानु को देखने लगी, जो चुपचाप खड़ी उसे ही देखे जा रही थी। माधवी उसे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी थी कि विचार ने उसके पांव रोक दिए और वह मुंह मोड़कर माजी के पीछे जाने को बढ़ी। भानु लपककर उसके सामने खड़ी हो गई और आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बड़े विनम्र स्वर में बोली, क्या मुझे क्षमा न करोगी? माधवी ने देखा उसकी पलकों में आंसू ठहरे हुए थे। उसकी अपनी आंखें भी भर आईं। मन का मैल धुल गया और वह अनायास भाभी के गले लग गई। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिली मानो मुद्दत की बिछड़ी हुई हों। थोड़ी देर बाद सभी गोल कमरे में बैठे थे। मांझी और माधवी एक सोफे पर, दाईं ओर वाली कुर्सी पर भानु और उनके सामने मोती बाबू बैठे थे। मांझी के सामने वाली सोफे पर कालीचरण और श्रीकांत थे। मांझी हर थोड़े देर बाद एक सरसरी दृष्टि से कालीचरण की ओर देख लेती। कालीचरण उन्हें एकटक देखे जा रहा था। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। कुछ क्षण के मौन को तोड़ते हुए कालीचरण बोला, कुछ याद तो आता है, किंतु आप कब और किस बरस में यहाँ थे यह नहीं सोच पाती। मांझी ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, बरसों की बात है, जमाना बदल गया है, दिन बदल गए हैं, सूरतें बदल गई हैं। परंतु बाबूजी, आप तो मांझी को देखते ही पहचान गए। मोती बीच में बात काटते हुए बोला, हाँ बेटा, मालिक से नौकर जल्दी पहचानता है। यह आप क्या, अब की नहीं, यह उस जमाने की बात है। अब तो हम ठहरे समधी, क्यों श्रीकांत बाबू? हाँ साहब, दिन बदलते क्या देर लगती है। ठीक कहा तुमने। जब तुम्हें देखा था तो तुम पाले में हाथ पांव मारा करते थे। तब तो आप यहाँ की हर वस्तु से परिचित होंगे। क्यों नहीं, ऐसा जान पड़ता है वह जमाना फिर से लौट आया है। कालीचरण ने नाक में नसवार चढ़ाते हुए कहा और माधवी को देखते हुए बोले, हमारी बहू मुरारी लाल मुनीम की लड़की है ना? जी हाँ, मांझी ने आश्चर्य से पूछा, आप उन्हें जानते हैं? बहुत लंबा साथ रहा है। कालीचरण यह कहते हुए अपने स्थान से उठे और दीवार पर लगी हुई तस्वीरों का निरीक्षण करने लगे। उसमें माधवी के पिता की तस्वीर भी लगी हुई थी। वे उसके पास आकर ठहर गए और ध्यानपूर्वक देखने लगे। मांझी उनकी गहरी बात सुनकर फिर भयभीत होने लगी। कालीचरण बाग में खुलने वाली खिड़की के पास जा रुका और लंबे चौड़े चिनार के वृक्षों की ओर देखते हुए बोला, यह नन्हे नन्हे पौधे भी तो पेड़ बन चुके हैं। और फिर सबके पास आते हुए उसने मांझी से प्रश्न किया, हाँ, वह आपका माली था ना? क्या नाम? कालू। वह कहाँ गया? कालू? माली का नाम सुनते ही मांझी के दिमाग पर हथौड़ी की सी चोट लगी और वे तिरमिला उठीं। उन्होंने कालीचरण के ओठों पर एक जहरीली मुस्कान नाचते देखी और चंद क्षण के लिए ऐसा अनुभव किया जैसे वे उनके निकट रह चुका हो और अतीत की सब बातें जानता हो। वह ओठों पर मुस्कान लिए अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मांझी ने अपने आप को झट संभाला और उत्तर दिया, नाम ना लो उस चांडाल का। उसने तो उसी थाली में थूका जिसमें उसने खाया था। क्या किया था उसने? इस घर का धन लूटकर भाग गया था। कैसा धन? धन, यही घर का कीमती सामान। परंतु आप अतीत को क्यों कुरेद रहे हैं? यह शुभ घड़ी अतीत की घिनावनी बातें याद करने के लिए नहीं है। ओ, क्षमा चाहता हूँ। हवेली ने वह समय याद दिला दिया। कालीचरण चुप हो गए और जमीन में दृष्टि गड़ाकर कुछ सोचने लगे। मांझी अपने मस्तिष्क पट पर अतीत के चित्र खींच रही थीं कि उनमें कालीचरण को भी कहीं ढूंढ लें, किंतु उन्हें कुछ याद न आ रहा था। यह क्या, आप कहाँ चल दिए? अचानक कालीचरण को उठते हुए देखकर श्रीकांत बोला, खाना तैयार है, कहिए तो अभी, भानु ने नम्रता से कहा। कालीचरण ने चंद क्षण के मौन के बाद मुंह मोड़ा और मांझी की ओर देखते हुए बोला, अब आज्ञा दीजिए मांझी। यह क्या, खाना खाए बिना आप कैसे जा सकते हैं? यह मोती और बहू जो बैठे हैं, और आप? श्रीकांत ने झट व्यग्र होकर पूछा। मजबूरी है। मजबूरी? वह कैसी? आए और चल दिए, यह ना होगा। मांझी अपना स्थान छोड़कर उनके पास आ गईं और प्रार्थना भरे स्वर में उनसे बोलीं, अब आप ही कहिए कि उस थाली में कैसे खा सकता हूँ जिसमें मैं थूक चुका हूँ। यह आप पहचाना नहीं मालकिन अपने कालू को? कालू माली? फटी हुई आंखों से कालीचरण के चेहरे को देखते हुए वो बोली, हाँ, कालू माली।
अब सेठ कालीचरण वही चांडाल जिसका नाम अब तक हवेली में घृणा से लिया जाता है। माँ जी ने ध्यानपूर्वक कालीचरण को देखा। कालू मालिक की सूरत आंखों के सामने फिर गई। अब उम्र और कपड़ों की तब्दीली से पहचाना भी न जाता था। माँ जी उसे देखकर बेहोश ही हो जाती यदि श्रीकांत सहारा देकर सोफे पर ना बैठा देता। कालीचरण अनायास हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी हवेली की ऊंची दीवारों से टकराकर सबके गानों में गूंज गई। सब स्तब्ध बैठे जीवन का यह अनोखा नाटक देख रहे थे। केवल मोती अकेला बैठा किसी और की ही सोच में डूबा था। कालीचरण कठिनाई से अपनी सांस हंसी रोकते हुए बोला, परंतु घबराओ नहीं मालकिन, अब की बार मैं हवेली से कुछ नहीं ले जा रहा, बल्कि वह धन लौटा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अपने मोती को देखो। भाग्य ने उसे जमाई बनाकर तुम्हारी गोद में डाल दिया है। देखो तो। यह माची के थरथराते हुए ओठ कुछ पूछने को हिले। हाँ हाँ, यही है वह हीरा, वह धन जिसे मैं लूटकर ले उड़ा था। बेटा, माची ने हाथ फैलाकर मोती को अपनी बाहों में लेना चाहा, किंतु कुछ सोचकर रुक गईं और दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हाँ हाँ, रुक क्यों गईं? अपने बेटे को गले से क्यों नहीं लगा लेती? बरसों की तपस्या के बाद मिला है। कैसी ममता है आपकी। बाबूजी, मोती बाबू ने गरजते हुए कालीचरण को संबोधित किया और फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, माँ बेटा, यह कैसा नाटक है? बेटा, यह नाटक नहीं, सत्य है। मालकिन तुम्हारी माँ हैं और आप इस हवेली का माली, जो कभी तुम्हें इस घर से दूर ले जाकर इसे उजाड़ गया था। क्यों? वह उसी गरज के साथ बोला, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए, जिसे तुम्हारे पिता ने मौत की सजा दिलाई, इसलिए कि उसने किसी की हत्या कर डाली थी और उन्होंने बाप के आंसू न देखते हुए न्याय का साथ दिया और मेरा लाल मुझसे छीनकर कानून के हवाले कर दिया। उसी आग में जलते हुए मैंने बुढ़ापे में अपना जीवन सहारा छीन लिया और एक अंधेरी रात मुझे माँ के पालने से ले उड़ा। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए, जिसे तुम्हारे पिता ने मौत की सजा दिलाई, इसलिए कि उसने किसी की हत्या कर डाली थी और उन्होंने बाप के आंसू ना देखते हुए न्याय का साथ दिया था और मेरा लाल मुझसे छीनकर कानून के हवाले कर दिया था। उसी आग में जलते हुए मैंने बुढ़ापे में उनका जीवन सहारा छीन लिया और एक अंधेरी रात तुझे माँ के पालने से ले उड़ा। आपने ऐसा क्यों किया? बदला, बुढ़ापे में उनको तड़पाने के लिए, जिससे वे भी संतान के लिए भटक सकें। कुछ देर के लिए सब चुप रहे और एक दूसरे को देखने लगे। अभी तक किसी की समझ में कुछ न आ रहा था। माँ जी ने मोती को अपने पास बुलाया, किंतु वह वहीं स्थिर बैठा रहा। मौन को श्रीकांत ने तोड़ा और माँ से पूछा, यह सब क्या है माँ जी? कालीचरण ठीक कहता है, मोती मेरा बेटा है और तुम भी मेरे बेटे हो, माँ ने लड़खड़ाती हुई आवाज में उत्तर दिया। परंतु बनाए हुए, कालीचरण ने तीखी दृष्टि से देखते हुए कहा। मैं समझा नहीं। गोद लिए हुए। कालीचरण, माँ ने कालीचरण को चुप रहने को पुकारा। माँ जी, कहने दीजिए। हाँ मालकिन, अब छिपाने से क्या लाभ? भेद खुलने से श्रीकांत पराया न हो जाएगा और मोती अपनाया न जाएगा। तो आप कहिए, मैं कौन हूँ? क्या तुम मुनीम मुरारी लाल के बेटे करोड़ों की संपत्ति का वारिस न होने से अपना जिगर काटकर उस मुनीम ही ने अपने मालिक पर तुम्हें न्यौछावर किया और तुम कानून की दृष्टि में राजा जी के बेटे ही हो, परंतु यह बात शायद माँ जी के सिवा और कोई नहीं जानता। और यह तुम्हारी बहन। माधवी और श्रीकांत ने एक दूसरे को देखा और फिर माँ जी की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह और ममत्व के आंसू चमक रहे थे, जो उनकी सच्चाई का प्रमाण दे रहे थे। उन्होंने फिर एक दूसरे को देखा और बहन भाई एक दूसरे के गले लग गए। मोती और भानु इस विचित्र रहस्य पर अचंभे में थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि यह सत्य है। क्या वास्तव में उनके प्रेम का यही संबंध है? श्रीकांत मोती की ओर देखते हुए बोला, मोती बाबू, शायद आप यह जानने के लिए व्याकुल थे कि ऐसी कौन सी आकर्षण शक्ति है जो हम दोनों को एक दूसरे के इतना निकट खींच रही है। आपका कोई दोष नहीं। जो दृष्टि केवल ठोस धरती को देखने की अभ्यस्त है, वह आकाश की गहराइयों को क्या परखेगी। स्वयं मेरी पत्नी भी तो मुझे शंका की दृष्टि से देखती है, और सच पूछो तो मेरा अपना मन इससे अनजान न था। आप सच कहते हैं श्रीकांत बाबू, मोती ने असावधानी से आंखें उठाते हुए कहा, और फिर क्षणभर रुककर बोला, एक तुम हो कि दुनिया का ध्यान रखते हुए भी अपनी बहन को गले लगाते हो, और दूसरी हमारी माँ है
जो जीवन और समाज के बंधन में आकर अपने हृदय पर पत्थर बांधे बैठी है। यह व्यंग्यात्मक शब्द कहते हुए मोती ने माझी की ओर देखा, जो अचानक जीवन का रहस्य खुल जाने पर विस्मित थीं। बेटे की नश्तर के सामने चुभने वाली बात सुनकर वे कांप सी गईं, परंतु झट संभलकर उन्होंने उसे पास बुलाया। मोती ने उसके संकेत पर पांव उठाया, परंतु कुछ सोचकर वहीं रुक गया। वह भावुक व्यक्ति न था और इस समय भावना में पड़कर ऐसी कोई बात न कर बैठना चाहता था जो उसे हानि पहुंचाए। वह इस समय दूर की सोच रहा था। श्रीकांत ने उसे वहीं खड़े देखकर उसकी कमर में हाथ डाला और कहा, देखते क्या हो, आगे बढ़ो, माँ के गले लग जाओ। मैं गले लग गया तो आप क्या करेंगे? मोती, क्या तुम? श्रीकांत कहते कहते रुक गया। उसने मोती के मनोमस्तिष्क में उठते हुए भयानक विचार की झलक देखी। उसके मुख पर एक विषैली मुस्कुराहट छा गई थी। माँझी को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। उन्होंने मोती के मुख से आंखें हटा लीं और बोली, नहीं नहीं कालीचरण, यह संभव नहीं, यह मेरा बेटा नहीं। तुम बदले की आग में चलकर मेरी हवेली में नया नाटक खेलने आए हो। कालीचरण जो चुप बैठा था और भावनाओं के उतार चढ़ाव का नाटक देख रहा था, यह बात सुनकर अनायास ही हंसने लगा। उसकी हंसी ने फिर सबके मन पर भय की छाया सी डाल दी। वह गंभीर होकर बोला, मालकिन, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। भाग्य ने हम दोनों को समधी बना दिया है और वह जीवन का रहस्य खुल गया है। वरना यह मत सोचना कि कालीचरण यहाँ अपने बेटे का बलिदान करने आया है। धरती तुम्हारी सही, परंतु पौधे को मैंने अपने लहू से सींचा है और इसे कभी अलग नहीं कर सकता। आओ मोती, चलें। वह मोती को चलने का संकेत करके जाने को उठा। सब चुपचाप मोती की ओर देखने लगे, जिसके मस्तिष्क में ना जाने क्या तूफान उठ रहे थे। कालीचरण जाने को तैयार खड़े थे। किसी में इतना साहस ना था कि उन्हें खाने के लिए रुकने को कहे। मोती कालीचरण के पास गया और बोला, बाबूजी, ऐसी भी क्या जल्दी है? बेटा, यहाँ से जल्दी चले चलो, कहीं मालकिन की हवेली हमारे बोझ से डोलने ना लग जाए। बाबूजी, आपका नाटक तो समाप्त हो चुका, किंतु मेरा पार्ट अभी बाकी है। मोती, हाँ बाबूजी, मेरा काम अभी यहाँ से समाप्त नहीं हुआ। मैं नहीं समझा बेटा, मुझे अपना अधिकार चाहिए। कैसा अधिकार? माँझी ने गरजती हुई आवाज़ से पूछा। एक बेटे का अधिकार, राजा उधम सिंह की संपत्ति पाने का अधिकार, अपने खोए हुए जीवन को पाने का अधिकार। यह असंभव है, यह कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं। माँझी लड़खड़ाती हुई उठी और भानु का सहारा लेकर मोती के पास जाते हुए बोलीं, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मेरे जीते जी यदि किसी ने आंख उठाकर भी इस हवेली की ओर देखा तो मैं उसका मुंह नोच लूँगी। मेरा एक बेटा है श्रीकांत और दूसरा कोई नहीं। तुम बाप बेटे ने मिलकर यह नई चाल खेली है, परंतु मैं तुम्हारी इन चाल में आने वाली नहीं। मालकिन, कालीचरण चिल्लाया और फिर स्वर में नम्रता लाकर बोला, ऐसा ना कहो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आया, तुम्हारे अधिकार से खेलने नहीं आया। यदि विश्वास ना हो तो इसकी आंखों में झांको, इसकी सूरत पहचानो। वही रूपरेखा, वही रंगत, बिल्कुल राजा जी की तस्वीर। तुम तो माँ हो, अपने मन को टटोलो और हृदय पर हाथ रखकर कह दो कि यह तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा लहू नहीं। सच को मत छुपाओ। मैं वचन देता हूँ कि इसे लेकर फौरन यहाँ से चला जाऊँगा, परंतु मुझ पर यह दोष न लगाओ कि मैं बदले की आग में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी दौलत से खेलने आया हूँ। श्रीकांत झट से आगे बढ़ा और माँ को कंधों से पकड़ते हुए बोला, माँ जी, आप सच क्यों नहीं कह देती कि यह आपका बेटा है? आपको किसका डर है? कहिए मोती बाबू, कौन है मेरा बेटा? माँझी ने थरथराते हुए ओठों से कहा। सब मौन माँझी के मुंह की ओर देखने लगे। माधवी एक कोने में अलग बैठी यह सब बातें सुन रही थी। कालीचरण ने मोती की बाँह पकड़ी और बोला, चलो। कहाँ? अपने घर। आओ बहू। नहीं, अभी मुझे अपना हिसाब चुकाना है। मोती, कालीचरण गरजा, यह मेरी आज्ञा है। सेठ कालीचरण। कालीचरण बेटे के इस संबोधन पर आश्चर्यचकित थे। हाँ, शायद आपने नहीं सुना कि आपका नाटक समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है। मोती बात पूरी करते हुए बोला, तो क्या? मैं राजा उधम सिंह का बेटा हूँ, कालू माली का नहीं। तुम मेरे पिता नहीं, दुश्मन हो। मोती, कालीचरण क्रोध में उसके पास आकर चिल्लाया। हाँ हाँ, मुझे अपना अधिकार चाहिए, एक नकली बाप नहीं। मत भूलो मोती कि मुझे आकाश का पता देने वाला फिर गड्ढे की में भी धकेल सकता है। मोती ने क्रोध से कालीचरण की आंखों में देखा और जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। सबका मन दहल गया।
कालीचरण ने थरथराते ओठों से कुछ कहना चाहा, किंतु कह ना सका। उसकी आंखों में आंसू आए, किंतु पी गया और तेज पांव उठाता हुआ बाहर चला गया। श्रीकांत ने लपक कर रोकना चाहा, परंतु व्यर्थ। मोती राक्षसी आंखें उठाए उस द्वार की ओर देख रहा था जहां से कालीचरण बाहर निकला था। श्रीकांत जो लौटा तो उसका सामना मोती से हुआ। कहो मोती बाबू, कैसा अधिकार चाहिए तुम्हें? जो राजा उधम सिंह का वारिस होने के नाते मुझे मिलना चाहिए। कहो कितना लिख दूं? श्रीकांत, तू भी इसकी बातों में? माँ जी आप चुप रहिए। श्रीकांत ने माँ की बात को काट दिया और मोती से अपना उत्तर पाने के लिए आंखें उठाईं। मैं भीख नहीं मांग रहा, तो सब जायदाद मेरे नाम लिख दो। ओ, यदि ऐसा ना करूं तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून से तुम क्या पालोगे सो मैं जानता हूं, परंतु घर की इज्जत यूं ही कचहरी तक जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हम सब इज्जत से रह सकें। वह तो एक ही है। क्या तुमने इतने बरस पराए धन पर ऐश उड़ा लिया और अब सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करो? मोती बाबू, कानूनी झगड़े ना हो, घर की इज्जत का नीलाम ना हो, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो क्या यह तुम्हारा अंतिम फैसला है? यह तो तुम जानते ही हो, मैं निश्चय का पक्का हूँ। श्रीकांत बेटा, ऐसा ना होगा। मैं अब तक जीती हूँ। बीच में माँ जी बोली। माँ जी आप चुप रहिए, बहुत बोल चुकी। श्रीकांत, मोती ने झट से बात बदल दी। माधवी तुम्हारी बहन है ना? हाँ, मेरा जो कुछ है वह उसी का है। फिर क्या यह संभव है क्या एक बड़ा भाई छोटी बहन के घर का धन खाता रहे? मोती बाबू के इस नए नश्तर ने उसे चुप करा दिया और एक मानसिक उलझन में वह तड़पने लगा। माझी ने उसके पास आकर कुछ कहना चाहा, परंतु श्रीकांत ने हाथ के संकेत से उन्हें चुप रहने को कहा। उसे यह त्याग करना ही होगा, माँ बेटे के मिलाप के लिए, इस हवेली और खानदान की मान मर्यादा के लिए, और सबसे बढ़कर माधवी के लिए। यदि वह ऐसा ना करे तो वह हत्यारा उसे धीरे धीरे मार डालेगा। माधवी का विचार आते ही उसका मन डर गया और वह मोती बाबू से बोला, मुझे स्वीकार है। श्रीकांत, माँ जी चिल्लाईं। हाँ माँ, आज मैं इस हवेली को छोड़कर जा रहा हूँ। यह कभी ना होगा। अभी मैं तेरी माँ जीवित हूँ। माँ, मेरी अच्छी माँ। श्रीकांत ने गंभीर मुस्कान से उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे अनगिनत उपकार नहीं भुला सकता, किंतु अब तक सब कुछ करना होगा। इसके लिए यह मेरा बेटा नहीं, मेरी कोख से सपोलिया पैदा हुआ। माँ, यह मेरा आखिरी फैसला है, मेरा रास्ता मत रोको। तू आज माँ को छोड़कर चला जाएगा? माँ, समझाने का प्रयत्न करो। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, यह स्थान, ये दीवारें, यह द्वार छोड़ रहा हूँ, परंतु तुम्हारा दिल, वहाँ तो मैं सदा रहूँगा। चलो भानु, चलने की तैयारी करो। परंतु मोती बोला। क्या? उसने असावधानी से मोती से पूछा। यह सब लिखा पढ़ी से होगा। ठीक है, बुला लो वकील को। चांडाल, अभी तेरा दिल नहीं पिघला? माझी ने गरजते हुए कहा और भानु की बाहों में बेहोश हो गई। श्रीकांत ने उन्हें सहारा दिया और सोफे पर लिटाते हुए भानु से पानी लाने को कहा। भानु पानी लाने चली गई। माधवी माझी के सिरहाने आ ठहरी। वह अभी तक चुप थी। उसकी पलकों में ठहरे हुए आंसू हर थोड़े समय बाद गालों से लुढ़ककर नीचे कालीन में समा जाते। उसने भरी हुई आंखों से श्रीकांत की ओर देखा और बोली, भैया। माधवी, और दोनों की आंखों से छलछल आंसू बहने लगे। वह शाम भी एक विचित्र शाम थी। इतने थोड़े समय में किसी का जीवन इतना बदल सकता है, इसका किसी को विश्वास न था। फिर भी सब अपनी अपनी नई यात्रा के विषय में सोच रहे थे। हर एक नई स्थिति में था। वकील के परामर्श से श्रीकांत ने मोती के नाम सब जायदाद लिख दी और कानून के अनुसार उसे राजा उधम सिंह का उत्तराधिकारी बना दिया। माची ने बहुत सिर पीटा, परंतु उसने एक ना सुनी। अब वह माँ बेटे के बीच कांटा बनकर ना रहना चाहता था। कानूनी कार्रवाई समाप्त हुई। श्रीकांत ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। भानु इसे सहन ना कर सकी और चीख मारकर अपने कमरे में दौड़ गई। माधवी उसके पीछे पीछे ठाडस बंधाने के लिए भागी, परंतु श्रीकांत टस से मस ना हुआ। इतना बड़ा त्याग करने पर वह मन में शांति अनुभव कर रहा था। जो ही उसने कागजों पर हस्ताक्षर करके मोती बाबू की ओर देखा, मोती बाबू ने कहा, श्रीकांत, मुझे बहुत खेद है कि यह सब कुछ हुआ, परंतु फिर भी तुम्हारे पिता की स्वामी भक्ति का ध्यान रखते हुए चाहो तो तुम्हें जायदाद की देखभाल के लिए नौकर रख सकता हूँ। नहीं मोती बाबू, मैंने यह सब त्याग इसलिए नहीं किया कि तुम इस पर हंस सको, बल्कि इसलिए कि इस पर विचार करके तुम दूसरों की पीड़ा का भी भान कर सको। तुम्हारी नसीहत मानने का प्रयत्न करूंगा। कहते हुए मोती उठा और कागज संभालते हुए
वकील को छोड़ने चला गया। नौकर श्रीकांत का सामान उठाने लगा। माची यह देखकर पागल हुई जा रही थी। आखिर उनसे रहा ना गया और श्रीकांत का हाथ थामते हुए बोली, यह तुमने क्या किया बेटा? माँ, मैंने ठीक ही किया, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, माधवी के लिए। नहीं नहीं, यह तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान पर भरोसा रखो माँ, वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। मैं तुमसे दूर थोड़े ही जा रहा हूँ। एक बात मानोगे मेरी? क्या? इस चांडाल की नौकरी स्वीकार कर लो। माँ, माँ समझो या मालकिन, आज्ञा समझो या प्रार्थना, इसे स्वीकार कर लो। परंतु क्यों? क्या तुम चाहते हो जिस हवेली को हम शताब्दियों से बचाए चले आ रहे हैं उसका नामो निशान भी मिट जाए? वह शराबी और जुआरी उस धन को आग लगा दे जिसे बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुमको मुझे सौंप दिया था। परंतु मेरे रहने से बहुत कुछ होगा, जो होगा अपनी आंखों के सामने होगा। भला बुरा देख सकोगे और हो सकता है यह पत्थर दिल मोम हो जाए। क्या तुम मेरे लिए, इस हवेली के लिए ऐसा ना करोगे? माँ, यदि तुम इसी में भलाई समझती हो तो मुझे स्वीकार है। मुरारी लाल का बंद मकान एक समय के बाद खुला। वह मकान जहाँ कभी उसके पिता रहा करते थे, कौशल और माधवी रहा करते थे। वह स्वयं उम्र भर हवेली में रहा जहाँ तक वह मालिक था, राजा उधम सिंह का बेटा, और आज वह उस छोटे मकान में जा रहा था। नौकर चाकर कलेजे पर पत्थर बांधकर सामान ढो रहे थे। गोल कमरे के सोफे पर बैठा हुआ मोती यह सब देखे जा रहा था। असबाब चला गया और उसके बाद श्रीकांत और भानु भी ढोड़ी से बाहर हो गए और मोती बिना मुख पर कोई भाव उत्पन्न किए उन्हें जाते देखता रहा। थोड़ी देर में उसने देखा कि माँ का सामान भी नौकर बाहर लिए जा रहे हैं। उसने गरजते हुए नौकरों को सामान ले जाने से रोक दिया। इतने में माँ भी लाठी का सहारा लिए नीचे आ गईं। अपने सामान को वापस जाते देखकर मोती से बोली, यह क्या? यह तुम्हारा सामान है? हाँ मेरा है, मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? अपने बेटे के पास। श्रीकांत के पास? वह एक हंसी हवा में छोड़ते हुए बोला, उस कंगाल के पास? यह महल छोड़कर अब उस झोंपड़ी में रहोगी? हाँ, इसलिए कि वहाँ भगवान होंगे और यहाँ शैतान। तो कान खोलकर सुन लो। हाँ बोल, क्या सुनाना चाहता है तू? तुम्हें दोनों में से एक को बेटा बनाना होगा। मैंने कब कहा मेरे दो बेटे हैं? मेरा तो एक ही बेटा है श्रीकांत। मैं तुझ जैसे चांडाल को बेटा पुकारकर माँ के नाम को लज्जित नहीं करना चाहती। तो फिर इस हवेली में कभी मत आना। तो फिर एक बात सुन ले, यदि वहाँ कहीं मैं मर गई तो लाश उठाकर जरूर ले आना। कहीं दुनिया वाले यह ना कहें कि राजा मोती सिंह की माँ मर गई और वह उनका मुंह न देख सका। अध्याय 12। माधवी। मोती ने ऊंची आवाज में माधवी को पुकारा। ड्योढ़ी की ओर बढ़ते हुए माधवी के पांव रुक गए। सहमे हुए उसने मुड़कर देखा। कहाँ जा रही हो? शराब का प्याला खाली करते हुए मोती ने कुछ रुककर कहा, भैया के यहाँ। कितनी बार कहा है कि तुम्हारा वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं, परंतु आज तो सुना है भानु के यहाँ लड़का हुआ है। ओ, परंतु मरा हुआ पैदा हुआ है। वह विशैली हंसी छोड़ते हुए बोला। माधवी को यूं लगा मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उतार दिया हो। वह डरते हुए उसके निकट आ गई। भरी हुई आंखों से उसने अपने शराबी पति को देखा। उसकी आंखों में बेबसी और प्रार्थना थी। मोती ने उंगली के संकेत से उसे और पास बुलाया और बोला, जाओगी क्या? माधवी ने सिर हिला दिया। मोती ने उसकी साड़ी का आंचल हाथ में लेते हुए कहा, जाने से पहले अपने हाथों से यह गिलास भर दो। माधवी ने कांपते हुए हाथों से मेज पर रखी हुई बोतल उठाई और ख्याली प्याला भर दिया। आज पहली बार वह अपने हाथों से उसे पिला रही थी। मोती उसकी बेबसी पर अनायास ही हंसने लगा। हाँ, वह बेबस थी। उसके भैया के यहाँ तो शोक मनाया जा रहा था और यहाँ रंगरलियाँ। उसका मन रो रहा था, परंतु वह अपने मन की पीड़ा को उस पर प्रकट न करना चाहती थी। जब वह किवाड़ तक पहुंची तो मोती ने फिर उसे पुकारा और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, हमें बड़ा दुख है। हम आज वहाँ जाते, किंतु सोचा यहीं बैठकर दुख भुला लें। माधवी ने सिर झुकाकर चुपचाप पति के व्यंग को सुना और बिना कोई उत्तर दिए चली गई। मोती बाबू के हाथ में इतनी बड़ी संपत्ति क्या आई, उसकी आंखें फट गईं। रात दिन पीना पिलाना, नाच गाना और अच्छे बुरे दोस्तों का आना जाना लगा रहा। माधवी अपने कमरे में बैठी यह सब देखती रहती और उसके कलेजे पर सांप लौट जाता, किंतु कोई बस न चलता। माँची और भैया की दशा देखकर उसे अपने भाग्य पर रोना आता।
पर वह उससे कुछ ना कह सकती। जब कभी वह भैया को मोती की आज्ञा सुनने के लिए उसके सामने कारिंदों के समान खड़ा देखती तो घंटों किवाड़ बंद करके अकेली रोती रहती। मोती धन के नशे में व्यस्त था। इस घिनौनी हरकतों में माधवी उसका साथ न देती। मोती को इस बात का गुस्सा था, किंतु वह बलपूर्वक उससे कुछ न करवा सका। आज मोती हवेली में अकेला था। इस मृत्यु के कारण नाचने वालियों का झमघट न हुआ था और वह अकेला बैठा दोपहर से शाम तक शराब पीता रहा। आज माधवी भी वहां न थी जो उसे अधिक पीने से रोकती, इसलिए वह बेरोक इन एकाकीपन की घड़ियों को रंगीन पानी में डुबोता रहा। जब माधवी लौटी तो काफी शाम हो चुकी थी। वह नशे में बेसुध सोफे पर लेटा हुआ था। खाली बोतल और गिलास पास ही मेज पर पड़े थे। श्रीकांत माधवी को छोड़ने उसके साथ आया था। पास आकर क्षण भर बहन भाई उसकी ओर देखते रहे। फिर श्रीकांत ने गिलास और बोतल उठाकर माधवी के हाथ में दिए और वह उन्हें लेकर दूसरे कमरे में चली गई। आहट हुई। लेटे ही लेटे मोती बड़बड़ाया, कौन है? मैं हूं मोती बाबू। तुम हो? तुम श्रीकांत? तुमने मुझे नाम से क्यों पुकारा? राजा जी, छोटे सरकार, मालिक, तुम्हारी जुबान पर क्यों नाम नहीं आता? उठिए, रात होने को आई, श्रीकांत ने नम्रता से कहा। तो क्या करूं उठकर? आराम। आपको अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान नहीं। ओ, आज तुम सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। श्रीकांत चुप रहा और मोती को सहारा देकर बिठा दिया। मैं तो भूल ही गया था। माधवी कह रही थी तुम्हारे लड़का हुआ है। बैठते हुए मोती बोला। जी, बधाई हो। तुम पर है या भाभी पर? लड़खड़ाकर उठने का प्रयत्न करते हुए मोती बोला। श्रीकांत ने उसे गिरने से संभालते हुए कहा, वह मर गया। चलो अच्छा हुआ, इन दुखों की दुनिया से जल्दी ही मुक्ति मिल गई, वरना यहाँ रखा ही क्या है। चारों ओर आग, जलन, अशांति। देखो तो मेरा जिगर कैसा फूंक रहा है। उसका यह असमय का मजाक श्रीकांत को तड़पा गया और वह बोला, शराब शराब, हर समय शराब पिएंगे तो जिगर न जलेगा क्या? तू क्या समझे शराब के गुण? यह जलाती नहीं, शांति पहुंचाती है। तू भी आज उदास है, दुखी है, तो घूंट पी ले, शांति मिलेगी। नहीं चाहिए मुझे आपकी झूठी शांति। तो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। एकाएक वह क्रोध में चिल्लाया और लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर गया। मोती बाबू, उसे सहारा देते हुए श्रीकांत ने कहा, माँ का रोग बढ़ रहा है, हालत बिगड़ती जा रही है। क्या उनसे मिलने ना आओगे? नहीं नहीं नहीं। वह उससे झटककर अलग हो गया और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, माँ? किसकी माँ? तुम्हारी या मेरी? जो अपने लहू को तो दुत्कारती है और परायों को गले लगाती है, जो अपनों को दुश्मन और परायों को मित्र समझती है, वह माँ कहाँ है? वह मर भी जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। मोती बाबू, श्रीकांत फिर क्रोध में चिल्लाया और हाथ उठाकर उसकी गर्दन को पकड़ते पकड़ते रुक गया। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। उसके भयानक निश्चय को भांपकर क्षण भर के लिए मोती भी डर गया। इसी समय माया भागती हुई अंदर आई और बोली, माँ जी की दशा अच्छी नहीं। श्रीकांत तेज तेज पांव उठाता बाहर निकल गया। माया भी उसके पीछे जाने लगी तो साथ के कमरे से झट माधवी ने उसे रुक जाने को कहा। वह भी उसके साथ जाना चाहती थी। जब माधवी मोती बाबू के सामने से गुजरी तो उसने बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ से मिलने जा रही हो क्या? और फिर मेज पर रखी फलों की प्लेट में से अंगूरों का गुच्छा उठाकर उसकी हथेली पर रखते हुए कहने लगा, माँ को दे देना, बीमारी में अंगूर बहुत अच्छे होते हैं। माधवी ने बिना कुछ कहे अंगूरों का गुच्छा ले लिया और माया के साथ चल दी। मोती अनायास हंसने लगा, एक व्यंग्यात्मक हंसी। माँ जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उन्हें हृदय रोग हो गया था। थोड़े थोड़े समय पर नब्ज डूब जाती। डॉक्टर का इलाज हो रहा था। भानु दूसरे कमरे में बीमार थी। माधवी और माया माँ जी की देखभाल में लगी रहती थीं और श्रीकांत कभी यहाँ और कभी हवेली में मोती बाबू की चाकरी में लगा था। इधर माँ जी की हालत खराब होती जा रही थी और उधर मोती दिन रात नशे में चूर यार दोस्तों के साथ रंगरलियों में मस्त था। एक दो बार अवसर पाकर श्रीकांत ने उसे समझाने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसने कोई ध्यान न दिया, बल्कि उसे जलाने के लिए सारी रात मंडली जमाए बैठा रहता। श्रीकांत ने माधवी को कई बार कहा कि रात को उसे मोती के पास हवेली में रहना चाहिए, परंतु वह माँ जी को ऐसी दशा में छोड़कर थोड़ी देर के लिए भी कहीं ना जाना चाहती थी। मोती को माँ का विचार न था, लुटते हुए घर का ध्यान न था। उसने माधवी की
दुखी जवानी पर कभी तरस न खाया। उसके लिए तो केवल घुंघरुओं की झंकार, तिजोरी में से निकलते हुए सिक्कों की खनक, मित्रमंडली की हंसी, खिलवाड़ और शराब के टकराते हुए गिलासों की आवाज़ ही सब कुछ थी। वह दुनिया से बेखबर अपनी मस्ती में पड़ा रहना चाहता था। एक शाम जब श्रीकांत हवेली से वापस लौटा तो उसने देखा माँ जी डॉक्टर से लिखवा रही थी। पहले तो वह देखकर अचंभे में पड़ गया और फिर एकाएक माँ से पूछने लगा, यह क्या माँ? कुछ भी नहीं बेटा, वे लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली। डॉक्टर साहब, उसने डॉक्टर से प्रश्न किया। श्रीकांत यह सब करना ही पड़ा। क्या है? वसीयतनामा। माँ, हाँ बेटा, अब श्वास का कोई विश्वास नहीं। आया तो आया, ना आया तो आया। ऐसा ना कहो माँ, श्रीकांत चारपाई के पास बैठते हुए बोला। उसकी दोनों आंखों में आंसू झलक आए। माँची की आंखें भी जी भर आईं और वह उठने का प्रयत्न करने लगीं। श्रीकांत ने बढ़कर सहारा दिया और वे उसकी छाती के सहारे सिर टिकाकर बैठ गईं। उन्होंने डॉक्टर को संकेत किया और डॉक्टर ने लिखे हुए कागज उनके सामने फैला दिए। माँची ने डॉक्टर के हाथों से कलम लेकर कांपती हुई उंगलियों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जब माँ दोबारा आराम से लेट गईं तो डॉक्टर ने वह कागज श्रीकांत को देते हुए उसे सब बात समझा दी। माँची का बैंक में 50,000 रुपया सेफ डिपॉजिट में रखा था और कुछ गहने भी। झील के किनारे 2400 गज का प्लॉट भी था जहाँ किसी समय उनका मंदिर बनवाने का विचार था और अब यह सब कुछ उन्होंने श्रीकांत के नाम कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि वह इस प्लॉट पर एक विशाल कोठी बनाए जो इस हवेली से कहीं बड़ी हो, और जब इस हवेली की नींव कमज़ोर पड़ जाए और ये गिर जाए तो उसकी कोठी उसी शान से राजाजी के खानदान के नाम को ऊंचा रखे। श्रीकांत ने माँजी के पांव पर सिर रखकर रोने लगा। उसी रात माँजी की हालत बिगड़ गई, सांस रुक रुक कर आने लगा। डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने का प्रयत्न किया, परंतु जब अंत आ पहुंचता है तो कोई उपाय काम नहीं करता। उन्होंने बेहोशी में 1-2 बार मोती को मिलने की इच्छा प्रकट की, परंतु वह न आया। रात के 10 बज चुके थे। सर्वत्र घोर अंधेरा था। चिनार के विशाल वृक्ष सिर झुकाए मौन थे। श्रीकांत, डॉक्टर, माधवी, भानु, साधु और माया सांस रोके माँजी के पास बैठे थे। कभी सब लोग माँजी के मुंह को और कभी उस यंत्र को देख रहे थे जिससे ऑक्सीजन बुलबुले बनकर उनके सांस में मिल रही थी। मोती इस दृश्य से दूर जगमग कमरे में गाव तकिए के सहारे बैठा अपने मन को शांति देने के लिए शराब पी रहा था। उसके ओठ गिलास पर, कान घुंघरुओं की तान पर और आंखें सामने नर्तकी के अंगों पर थीं। इसी समय श्रीकांत भीतर आया। नाच हो रहा था। साज बजाने वाले अपनी धुन में मस्त थे। वह पांव उठाता सीधा मोती बाबू के पास जा ठहरा और दुखी दृष्टि से उसे देखते हुए बोला, सुनिए। इसके साथ ही उसने हाथ के संकेत से साज बजाने वालों को रुक जाने के लिए कहा। साज बंद हो गए। नाचने वाली के पांव रुक गए और सभा में मौन छा गया। नशे में चूर मोती ने श्रीकांत को देखा और चिल्लाकर पूछा, क्या है? और फिर स्वयं ही बोला, ओ मुनीम जी, आओ आओ, नाच देखना है क्या? नहीं, माँजी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ओह, तो क्या करना होगा? हिचकी लेते हुए वह बड़बड़ाया, माँ के आखिरी दर्शन न करोगे क्या? नहीं, जाओ, मर जाए तो सूचना दे देना। और फिर चांदी को संबोधित करते हुए बोला, चांदी, नाच क्यों बंद कर दिया? थमे हुए सुर चालू हो गए। चांदी के पांव थिरकने को उठे। श्रीकांत मोती के पास बैठ गया और एक बार और समझाने का यत्न करते हुए बोला, कुछ सोचो मोती, वह आखिरी सांसों पर है और तुम्हें नाच रंग से छुट्टी नहीं। वह मौत को गले लगा रही है और तुम शराब में डूबे जीवन के मजे ले रहे हो। श्रीकांत, मोती गरजा और उसने श्रीकांत के गाल पर थप्पड़ दे मारा। नाचने वाली के पांव रुक गए। साज मौन हो गए। उसी समय डोड़ी में शोर हुआ और माधवी ने भागते हुए प्रवेश किया। भैया, वह ऊंची आवाज में चीख उठी। क्या हुआ माधवी? माँ हमें छोड़ गई, भर्राई हुई आवाज में उसने कहा। श्रीकांत माँ की मौत सुनकर उठकर बाहर आ गया। माधवी वहीं खड़ी रही। मोती लड़खड़ाकर उठने का प्रयत्न करते हुए बोला, माधवी, तो क्या सचमुच माँ चल बसी? माधवी ने कुछ कहना चाहा परंतु कह न सकी और घृणा से मुंह मोड़कर तेजी से बाहर चली गई। दुखी दिलों पर शोक छा गया। वातावरण का सन्नाटा भयभीत कर रहा था। श्रीकांत के घर सब चुपचाप सिर झुकाए माँझी की लाश को घेरे बैठे थे। माँझी की अंतिम इच्छा थी कि उनके मरने के बाद बहुत रोना धोना, चीखना चिल्लाना ना हो। उनकी आत्मा शांति, मौन चाहती थी। उन्हें अपने मरने का कोई दुख न था। किवाड़ पर शोर हुआ और मोती लड़खड़ाता हुआ भीतर आया। उसके साथ हवेली के चंद नौकर और बिरादरी के लोग थे।
वह माँ की लाश पर झुका और झूठ मूठ के तस्वे बहाते हुए बोला, माँ मुझे क्षमा करना। यह कहते हुए उसके नौकरों को लाश उठाने का संकेत किया। श्रीकांत ने रोकते हुए पूछा, यह क्या? इस हवेली ले जा रहा हूँ। मेरी माँ रानी थी, राजा उधम सिंह के खानदान की इज्जत। माँ का क्रियाक्रम फकीरों की भांति नहीं होगा। श्रीकांत चुप रहा और जब लाश उठाई गई तो वह बोला, मोती बाबू, माँ ठीक ही तो कहती थी, तुम उसे जीवित नहीं मुर्दा हवेली में ले जाओगे। अर्थी बाहर निकली तो लोगों का एक समूह साथ था। घर के सभी नौकर शमशान भूमि तक गए। मोती बाबू और श्रीकांत कंधा दे रहे थे। एक ने उनके जीवन का संग दिया था और दूसरा मोती का साथ दे रहा था। चिता जल गई और ज्वाला की लपटें जीवन की लपटों में से ले गईं और रह गई एक याद, एक पीड़ा। दिमाग पर चिता के जलते हुए अंगारे अपना चिन्ह छोड़ गए। माझी के बिना सब कुछ अभाव अनुभव कर रहे थे, एक अजीब सूनापन। श्रीकांत का तो सब कुछ लुट गया। माँ उसके जीवन का सहारा थीं। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ब्राह्मण दान दक्षिणा पा रहे थे और मोती खुले मन से सब रस्में पूरी कर रहा था। श्रीकांत पास बैठा देख लेता और उस महान आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता। क्रिया के दिन मोती ने माँ की बड़ी तस्वीर बनवाकर हॉल कमरे में लटका दी। इस अवसर पर आए सब व्यक्ति उस तस्वीर को देखकर उस आत्मा की याद में खेद प्रकट कर रहे थे। मोती ने अपना नाम रखने के लिए रुपया पानी के समान बहाया। श्रीकांत एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। वह सोच रहा था, माँ की छवि उसके मन में है, वह मोती को प्राप्त न होगी। लोग बाहर इकट्ठे हुए थे और श्रीकांत माँ के कमरे में अकेला बैठा उनकी स्मृति में आंसू बहा रहा था। डॉक्टर साहब उसे सांत्वना दे रहे थे। इतने में मोती भी वहां आ पहुंचा और श्रीकांत से बोला, श्रीकांत, अब माँ के सब असबाब की जरूरत होगी। कैसा असबाब? श्रीकांत ने असावधानी से कहा, जो आपने यहाँ रखा है। किस लिए? इसलिए कि बिरादरी वाले जान लें कि वे क्या छोड़ गई हैं। मेरा उद्देश्य उनके कपड़ों से नहीं, बल्कि कुछ कागज, किताबें, गहने और झील के किनारे वाली जमीन के कागज आदि। वे क्या छोड़ गई हैं? इसे बिरादरी में नंगा करने से क्या लाभ? हो सकता है उनकी इच्छा इस धन को दान देने की हो। मैं अपने लिए नहीं, बल्कि इस हवेली के उच्च नियमों को रखने के लिए कह रहा हूँ। दान चाहे तुम स्वयं ही अपने हाथों से दे देना। मोती बाबू, माँजी की चिंता अभी ठंडी नहीं हुई और तुम। हाँ मोती बाबू, श्रीकांत ठीक कहता है, डॉक्टर ने बीच में बोलते हुए कहा। माँजी क्या छोड़ गई, यह घर की बात है, बिरादरी की नहीं। क्रिया से निपट लो, सब सामने आ जाएगा। परंतु मुझे इसका फैसला आज ही करना है। किस बात का? श्रीकांत ने पूछा। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि माँ के सब कागज और सामान जो पास है फौरन इस हवेली में ले आओ, और मैं ना लाऊं तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून कानून, ये धमकियां मैंने बहुत सुन रखी हैं। अच्छा तो था कि माँ जी की चिता ठंडी हो जाती, तब हम बात करते, किंतु आपको बहुत जल्दी है तो सुनिए। वे जो कुछ छोड़ गई हैं उसे छूने का आपको कोई अधिकार नहीं। श्रीकांत, वह क्रोध में चिल्लाया। हाँ मोती बाबू, डॉक्टर ने अफसर देखते हुए कहा। यह सच है, माँ मरने से पहले वसीयत कर गई हैं। क्या? उनकी निजी जायदाद और रुपए का अधिकारी श्रीकांत है, तुम नहीं। डॉक्टर की बात मोती को ऐसी लगी मानो किसी ने पहाड़ उसके सिर पर दे मारा हो। हवेली के दरवाजे और दीवारें उसकी आंखों के सामने घूमने लगे और वह विषैले सांप की तरफ फुंकारता हुआ बाहर चला गया। हवन के समय उसने धैर्य से काम लिया और हवन कुंड पर बैठा ब्राह्मणों के संकेत पर सब कुछ करता रहा, परंतु उसका मन श्रीकांत को देख देख कर जल रहा था। उसे आज अपनी स्वर्गवासी माँ पर भी क्रोध आ रहा था, जिसने उसका अधिकार छीनकर उसके एक नौकर को दे दिया था। बिरादरी में वह मूर्ति बना बैठा रहा, परंतु उसका मस्तिष्क इस झमघट से दूर कोई और जाल बुन रहा था। जब रात को सब चले गए और हवेली सूनी हो गई तो मोती बाबू ने अपने कमरे की अलमारी से शराब की बोतल निकाली और गिलास में उड़ेलकर चंद घूंट पी लिए। उसके मन में उठते हुए ज्वार भाटे में एक संतुलन सा आ गया, मानो किसी ने धधकती हुई राख पर पानी डाल दिया हो। शराब का गिलास हाथ में लिए वह गोल कमरे में आया। सामने दीवार पर माँ की बड़ी तस्वीर थी और माधवी उसके पास बैठी आंसू बहा रही थी। मोती ने शराब के 2-1 घूंट पिए और अनायास जोर जोर से हंसने लगा। इस समय रात के सन्नाटे में इस भयानक हंसी से मानो हवेली में भूचाल आ गया हो। माधवी चौंक खड़ी हो गई और मोती को शराब पीते देखकर उसकी ओर बढ़ी। उसके हाथ से शराब का ग्लास लेने का एक व्यर्थ प्रयत्न करते हुए उसने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? आज ही पीने लग गए। इस दिन तो आपको इसे छूना भी ना चाहिए था। क्यों?
माँ जी की क्रिया थी, आपने ब्राह्मणों को दान दिया है। किस माँ जी की? जिसने मेरी आशाओं को कुचल दिया, जिसने जीवन में ही मुझसे सब कुछ छीनकर किसी और को दे दिया। उस माँ की पूजा आज शराब से होगी। यह कहते हुए मोती ने गिलास तस्वीर की ओर ले जाते हुए माधवी को धक्का दिया और वह कमरे में चली गई। मोती क्रोध से पागल हुआ जा रहा था, यह सोचकर कि माँ ने उसका अधिकार छीनकर दूसरे को दे दिया है। उसका मन बेचैन था। रात तूफानी और भयंकर थी। मोती ने खिड़की खोली और तेज हवा के झोंकों से कमरे की सब वस्तुएं हिलने लगीं। मोती को यूं लगा मानो धरती हिचकोले खा रही हो। उसने नीचे झांक कर देखा, सामने श्रीकांत का मकान तूफान की लपेट में था, परंतु टिमटिमाता हुआ उजाला इस बात की सूचना दे रहा था कि वह अभी तक सोया नहीं है। मोती को किसी तरह चैन न था, उसका दिल जला जा रहा था। वह अलमारी की ओर बढ़ा और शराब की बोतल निकालकर कालीन पर बैठ गया। वह अपने मन की बेकली को इस तरह अग्नि से मिटाने की सोच रहा था। अपनी आत्मा को शांति पहुंचाने का उसके पास और उपाय ही क्या था। रात आधी बीत गई, परंतु वह वहीं बैठा रहा। बाहर तूफान का जोर कम हुआ और हवेली में सन्नाटा छा गया। वह शराब की आधी से अधिक बोतल पी चुका था। इतने में माधवी भीतर आई। पति को यूं शराब में डूबे देख उसका कलेजा जल गया। वह उसे उस दशा में कई बार देख चुकी थी, परंतु आज के दिन और अकेले में पिए जाना उसे अनोखा जान पड़ा। इसका क्या अंत होगा? डरते डरते वह उसके समीप आई और साहस बटोरकर बैठ गई। मोती नशे में चूर बड़बड़ाया, कौन? मैं हूँ माधवी। माधवी ने उत्तर दिया और शराब की बोतल उसके सामने से उठाकर सोफे के पीछे सरका दी। मोती ने अधखुली आंखों से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। माधवी का साहस बढ़ा और वह उसके हाथ से शराब का गिलास थामकर उसे पीने से रोकने का प्रयत्न करने लगी। मोती ने गिलास नीचे रख दिया और टूटे हुए शब्दों में बोला, कहो क्या है? इतनी पी चुके, क्या इसी अब ना छोड़िएगा? किसे? इसे? गिलास को फिर हाथ में लेते हुए उसने एक ठहाका लगाया और फिर बोला, इसे छोड़ दूं? क्यों? जीवन का यही तो एक सहारा है, वरना तुम्हारे भाई ये दुनिया वाले चैन से न जीने देंगे। अपने जीवन का तो कुछ ध्यान कीजिए। यह जहर कहीं, कहो क्या कर देगा? कहो ना, चुप क्यों हो गई? तुम लोगों के लिए तो खुशी की बात है ना। यह आप क्या कह रहे हैं? थरथराते स्वर में माधवी ने कहा, ठीक कह रहा हूँ, यही तुम्हारी इच्छा है। तुम खुश रहोगी, तुम्हारे भैया खुश होंगे, माँ की आत्मा खुश होगी, सब खुश हो जाएंगे। मैं ही काटा हूँ, निकल जाऊंगा। आप तो नशे में ना जाने क्या कुछ कहे जा रहे हैं। क्यों, अच्छा नहीं लगता? आओ, आज तुम भी साथ दो। यह कहते हुए उसने माधवी को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए गिलास को उसके मुंह से लगाना चाहा। माधवी तड़पकर उससे अलग हो गई। मोती ने पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और बोला, पगली, दिल का दर्द चुटकियों में चला जाएगा, चैन मिलेगा। छोड़िए मुझे। माधवी ने एक गिलास हाथ पर मारा और वह थोड़ी दूर गिरकर चूर चूर हो गया। शराब कालीन पर बिखर गई। गिलास का टूटना था कि मोती की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसे यूं लगा मानो उसके दिल को झटके से तोड़ दिया हो। उसने शराब की बोतल उठाने के लिए सोफे के पीछे हाथ बढ़ाया। माधवी ने झट हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं आपको आज और न पीने दूंगी। क्यों? वह गरजते हुए बोला, तुम्हारा यह साहस? हर बात की सीमा होती है। ओह सीमा, तो जुल्म की सीमा नहीं होती क्या? अन्याय की सीमा नहीं? कैसा जुल्म, कैसा अन्याय? जो तुम कर रही हो, जो तुम सब मिलकर कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं वह क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गया। कहिए ना, यह क्या है? यह जुल्म नहीं कि आप मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह आपका अत्याचार नहीं कि मुझे बेबस जानकर मेरी आंखों में तपती हुई लाल अंगारा सलाखें लगाने पर तुले हुए हैं। क्या यह अन्याय नहीं कि पत्नी होते हुए आपने मेरी आंखें बंद करनी चाही, मेरे कान बंद करने चाहे और मेरी जुबान सीनी चाही? मैं आपका राग रंग विलास देखूं और चुप रहूं, इसलिए कि आप पति हैं। भगवान ने आपको पुरुष होने के नाते इतना अधिकार दे दिया है क्या? ओह, यह चिड़िया भी बोलने लगी। वाह रे भाग्य, वाह मोती बाबू। मोती ने यह कहकर शराब की बोतल उठा ली और मुंह की ओर ले जाने लगा। माधवी ने दोनों हाथों से बोतल फिर उसके हाथों से छीन ली और बोली, कुछ भी हो जाए, आप नहीं पिएंगे, मैं नहीं पीने दूंगी। एक शर्त पर, मैं नहीं पीऊंगा। क्या? यह तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे इस जलन से बचा सकती हो। कैसे? माधवी ने आश्चर्य से पूछा। मेरा अधिकार मुझे दिला दो। अधिकार? कैसा अधिकार? वह जो श्रीकांत ने छीन लिया। मैं समझी नहीं। जानबूझकर बेसमझ ना बनो और भैया से कहकर कह दो कि मेरे सब कागज जो माँ उसे दे गई है मुझे लौटा दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों?
क्या उनका सब कुछ छीनने पर भी आपको चैन नहीं आया, जो आपकी आंखें अब इस चीज पर लगी हैं? माधवी, वह गर्जा और चुप हो गया। माधवी डर गई और बिना कुछ कहे बाहर जाने लगी। मोती ने वापस जाते देखा तो बोला, तो तुम ना जाओगी? नहीं, यह मुझसे ना हो पाएगा। तुम पति को छोड़ सकती हो, भाई को नहीं। यह बात आप क्यों ले आए? वह रुक गई और उसके पास आकर नम्र स्वर में कहने लगी, आप मेरे सिर के ताज स्वामी हैं और वह मेरे टिमटिमाते हुए जीवन की लौ है। आप ही कहिए मैं क्या उत्तर दूं? तो उस लौ को बुझा दो, पति के सुख के लिए। आप भली प्रकार जानते हैं कि वे दूसरों के सुख के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कर देते हैं, और कोई अनोखी बात ना होगी यदि वे अपनी बहन के लिए वह अधिकार आप पर न्यौछावर कर दें, तो फिर संकोच किस बात का? परंतु अब यह ना होगा। मैं अपनी झूठी खुशी और बनावटी जीवन के लिए उनको इतने बड़े बलिदान के लिए ना कहूँगी, चाहे आप मुझ पर कितना ही जुल्म क्यों ना करें। तो आज रात यह फैसला होकर ही रहेगा। लड़खड़ाते हुए कदमों से वह दफ्तर की ओर गया। सुनिए, ठहरिए, वह उसके भयानक निश्चय को भांपते हुए बोली। वह रुक गया और फिर बोला, हाँ, अभी फैसला हो जाएगा कि किसका अधिकार है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक को तो टूटना होगा। वह भिखारी मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरा अधिकार छीन ले, यह सहज नहीं। यह कहता हुआ वह दफ्तर में चला गया। माधवी को विश्वास हो गया कि उसके मन में कोई बुरी धारणा है जिसे वह पूरा करने पर तुला है। कुछ सोचकर वह काम गई और देखने के लिए कि वह क्या करता है उसके पीछे जाने लगी। द्वार पर लगा पर्दा हटा झांक कर देखा, वह अलमारी में कुछ टटोल रहा था। जो ही उसने अलमारी से अपना पिस्तौल निकाला, माधवी सिर से पांव तक कांप गई। क्या वह उसके प्राण लेना चाहता है? वह झट से पीछे हटी और खुली खिड़की में से उसने बाहर झांक कर देखा। श्रीकांत के कमरे की बत्ती अभी तक जल रही थी, जिससे प्रतीत होता था कि वह अभी तक जाग रहा है। कहीं रात के मौन में यह सोचते ही उसका दिल बैठ गया। उसने तेजी से कमरे के किवाड़ बंद कर दिए और आप उसके सामने खड़ी हो गई। जब मोती दफ्तर से निकला तो उसके पांव पहले के समान लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों में भयानक निश्चय था। वह हंसता हुआ कमरे में लौटा और बाहर वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। सामने माधवी को खड़ी देखकर वह एकाएक रुक गया। उसने पहले ध्यानपूर्वक उसके चेहरे को देखा और फिर उस दरवाजे को। यूं ही दो एक क्षण वह चुप रही, उस हिरनी को देखते रहा जो शेरनी बनने का प्रयत्न कर रही थी। रास्ता रोकना चाहती हो? मोती ने पिस्तौल हाथ में उछालते हुए पूछा। रास्ता मैं क्या रोक सकूंगी? इतनी रात गए कहाँ जाइएगा? तुम्हारे भैया के घर, अपना हिसाब चुकाने। किसी के यहाँ जाने का यह समय नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, आप आराम कीजिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। लोहे के शूलों पर आराम नहीं होता, इसके लिए फूलों का कोमल बिछोना चाहिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझ पर जुल्म ढाएं, परंतु भगवान के लिए बाहर न जाइएगा। माधवी ने करुणा भरे स्वर में यह कहते हुए पति के पांव पकड़ लिए। मोती ने उसे पांव से जोर से झटका दिया और माधवी लड़खड़ा कर दरवाजे के पास आ गिरी। मोती के पांव के झटके से वह भूखी शेरनी की तरह उठी और उसके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं आपको कभी न जाने दूंगी, कभी न जाने दूंगी। मोती गुस्से में चीखा और पिस्तौल का निशाना माधवी पर बनाते हुए उसे रास्ता छोड़ देने को कहा, किंतु वह बंद किवाड़ से चिपककर खड़ी हो गई। मोती शराब के नशे और क्रोध से पागल हो रहा था। वह पिस्तौल से उसके केवल डरा देना चाहता था, परंतु उसके हाथ से सहसा गोली छूट गई और एक धमाका हुआ और वातावरण में एक चीख गूंजी। गोली माधवी के सीने में जा लगी और वह लड़खड़ाकर दहली पर गिर गई। उसके उखड़ते हुए सांसों में से एक धीमी सी ध्वनि निकली, भैया। और बस गोली का चलना था कि मोती का नशा समाप्त हो गया। एक ही झटके में उसकी सुधि लौट आई। उसने माधवी को गिरते देखा और फिर कमरे के मुख द्वार और दीवारों को देखने लगा। यहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद शोर हुआ। गोली चलने की आवाज़ सुनकर हवेली के सब नौकर चौकर उठ गए थे और उसके कमरे की ओर आ रहे थे। मोती ने पथराई आंखों से नीचे झांका। श्रीकांत घबराहट में अपने घर से बाहर आ रहा था। मोती ने खिड़की बंद कर दी। उसकी आंखें सांसें तोड़ती हुई माधवी पर और कान पर उन पाँव की चापों पर लगे हुए थे जो तेजी से डोरी पार करके सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। बाहर हवा तेज हो गई। अब उसके साथ मौत की चीखें भी सुनाई दे रही थीं और ताज़ा लहू की गंध। चिनार की डालियां सिर पटक पटक कर चिल्ला रही थीं। एकाएक किवाड़ पर धमाका हुआ। बहुत से लोग किवाड़ धकेल रहे थे और चिल्ला चिल्लाकर उसे खोलने को कह रहे थे। मोती मूर्ति बना शून्य में इधर उधर देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वह कहाँ जाए, कैसे जाए।
वह हत्यारा है, उसने अपनी ही पत्नी की हत्या की है। कानून उसे कभी ना छोड़ेगा। अध्याय 13। सुबह हुई और मंदिर के शंख और घड़ियाल भगवान भजन का संदेश देने लगे। पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर नील गगन की सैर को उड़ चले। हवा थम चुकी थी और चिनार के पत्ते जो रात भर चिल्लाते रहे थे, चुप बैठे ओस में नहा रहे थे। कभी हवा का कोई झोंका आता तो टप टप मोती गिरने लगते। वह हवेली जहां आज तक कोई भूला भटका पक्षी भी घायल न हुआ था, वह आज किसी बेबस के लहू से रंगी हुई थी। वे दीवार जो बड़ी दूर से घने पेड़ों में से चमकती हुई दिखाई पड़ती थीं, आज धूप में काली दिख रही थीं, मानो किसी ने उस पर कालिक पोत दी हो। हवेली से माधवी की अर्थी निकली और वातावरण क्रंदन से गूंज उठा। आज वह उसकी ड्योढ़ी से बाहर जा रही थी, जिसमें से कभी उसकी डोली निकली थी। आज भी उसे कंधा देने वाला श्रीकांत था, जो उसकी अर्थी को उठाकर बाहर लाया। जो ही उसने अर्थी को उठाकर ड्योढ़ी की देहली से बाहर पांव रखे तो उसके हृदय में एक दीर्घ निश्वास निकला, जो उसके अंतर को यूं काट कर रख गया जैसे आरी में से कोई दो टुकड़े कर दे। अर्थी और आगे बढ़ी, आगे श्रीकांत और मोती के बाबूजी कालीचरण के, और पीछे साधु और भानु के बड़े भाई कंधा दे रहे थे। अर्थी सड़क से गुजरी और दोनों ओर लगे हुए पेड़ शोक से झुक गए। पक्षियों ने उसे जाते देखकर आंखें बंद कर लीं। बाग में लटका हुआ झूला मुंह खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। यूं जान पड़ता था जैसे हवेली की आत्मा हवेली से विदा हो रही है। कफन में लिपटी हुई हवेली की रौनक बाहर जा रही थी। अर्थी बाग के फाटक पर रुकी। श्रीकांत की आंखों के सामने उस दिन का दृश्य घूम गया, जब एक दिन इसी फाटक पर उसकी डोली लेकर गया था। जब तक अकेली ना थी, बल्कि उसका स्वामी, उसका जीवन संगी उसके साथ था। वह एक सजे हुए घोड़े पर सवार था और उसकी आंखों के सामने मोती का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया, जब वह फूलों से लदा, सिर पर सोने का मुकुट सजाए दूल्हे के रूप में उनके यहाँ आया था। कितना अंतर था उस मोती में और इस मोती में। आज भी वह वहीं था, परंतु दूल्हे के रूप में नहीं, एक कैदी के रूप में। वह फाटक के बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी में खड़ा था और उसके हाथ लोहे की मजबूत हथकड़ियों से बंधे हुए थे और पाँव में बेड़ियाँ थीं। जब अर्थी उसके सामने पहुंची तो श्रीकांत के पांव रुक गए। इस घटना ने एक ही रात में मोती में कितना परिवर्तन ला दिया था। दोनों ने भरी हुई मौन आंखों से एक दूसरे को देखा। मोती लोहे की बेड़ियों को उठाता धीरे धीरे अर्थी के पास आया। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, माधवी। मोती बाबू, श्रीकांत ने भर्राई हुई आवाज़ से कहा, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं इस हवेली का मालिक न बन बैठूंगा। यह सौदा मुझे बहुत महंगा पड़ा। भैया, मुझे क्षमा कर दो। श्रीकांत चुप रहा और माधवी की अर्थी उठाकर आगे बढ़ गया। मोती बेड़ियों में जकड़ा हुआ बड़ी देर तक वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों से छम आंसू बह रहे थे। आज पहली बार शायद माधवी के लिए उसके मन में पीड़ा जागृत हुई थी। उसने भावना में आकर क्या कर दिया था। आज कल में और कल परसों में बदल गई और यूं जीवन के 14 वर्ष बीत गए। भूतकाल के दृश्य एक एक करके भानु के मस्तिष्क के छायापट पर आने लगे। उसका ब्याह, माधवी का ब्याह, उसका प्यारा उदास मुखड़ा, उसकी शंका और बहन भाई का स्नेह, यूं लगा मानो वह अभी की बात हो। भानु को जब होश आया तो वह गोल कमरे में बैठी माधवी की तस्वीर को एकटक देख रही थी। सहसा किसी आहट ने उसे चौंका दिया। वह साधु था जो बड़ी देर से खड़ा पुकार रहा था। जैसे ही उसने मुड़कर साधु की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। भानु की ओर श्रद्धा से देखते हुए वह बोला, मालकिन उठिए, वह आ गए। कौन? कुंवर जी और मोती बाबू। वह तो सवेरे। कहते कहते वह रुक गई। उसने दृष्टि घुमाकर कमरे में चारों ओर देखा। वह रात भर अतीत के सपनों में डूबी रही और अब सवेरा हो चुका था। नीचे आहट हुई और साधु बाहर चला गया। वे आ गए थे। भानु ने झट संभालकर साड़ी का आंचल सिर पर किया और दरवाजे की ओर देखने लगी। श्रीकांत उसे पुकार रहा था, किंतु वह चुप थी, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। जब दोनों ने भीतर प्रवेश किया तो श्रीकांत ने उसकी आश्चर्यजनक आंखों को देखते हुए पूछा, भानु, पहचाना नहीं मोती बाबू को? वह अभी तक चुप थी और मोती बाबू को देखे जा रही थी, जो आयु और जेल के जीवन के कारण बहुत बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। वह भाभी कहकर पांव छूने को बढ़ा और भानु सिर से पांव तक कांप गई। इसी व्यक्ति ने माधवी की हत्या की थी, उनकी निर्दोष माधवी। यह विचार अब उसके लिए दुखदायी था। मोती धीरे धीरे पांव उठाता माधवी की तस्वीर के पास गया और फिर अपने कमरे में चला गया। श्रीकांत और भानु भी चुपचाप उसके साथ कमरे में आए।
उसका कमरा उसी ढंग से सजाया हुआ था जैसे माधवी उसे सजाती थी। साफ सुथरा बिछौना, उसके कपड़े और माधवी के सितार, मौन और उदास सितार, इसकी तारें निराश होकर रुक गई थीं। मोती दीवानों की भांति बढ़ा और उसे बाहों में लेकर बालकों के समान फूट फूट कर रोने लगा। इसी सितार के साथ माधवी से उसकी प्रथम भेंट हुई थी। वह सितार की मधुर तान से ही उसकी ओर खिंचा था। मोती बाबू, श्रीकांत ने उसे सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, इन हड्डियों में अब इतना बल नहीं जो इस हवेली की और अच्छा कर सकें। तुम अपनी हर चीज़ देखभाल लो, संतोष कर लो और मुझे इस भार से मुक्त करो। भैया, मुझे लज्जित ना करो कि मैं जीवन से घृणा करने लगूं। नहीं मोती, जीवन से प्यार करना और जीना ही मानव का कर्तव्य है। परंतु आप लोगों के बिना तो मैं एक क्षण भी यहाँ ना रह सकूँगा। इतनी बड़ी हवेली और एकाकीपन, मैं तो पागल हो जाऊँगा। माधवी तुम्हारे पास है? माधवी, विस्मय से उसने पूछा। हाँ हाँ, इस हवेली की हर दीवार और द्वार में, हर कमरे में, हर वस्तु में, उस सितार में, क्या उसकी याद नहीं छिपी? याद के सहारे जीना भी तो सुहावना जीवन है। जिसे जीवन में तुम प्यार ना कर सके, उसकी सुंदर आत्मा से प्यार ना करोगे क्या? श्रीकांत, यह कहकर मोती अनायास उसके गले लग गया। श्रीकांत ने भी अपनी बाहें और हृदय दोनों खोल दिए और बड़े स्नेह से उसे आलिंगन में ले लिया और फिर थोड़े समय बाद उससे अलग होते हुए बोला, तो अब जाने की आज्ञा दो। कहाँ? अपने घर। अपना घर? हाँ मोती, तुम जानते ही हो, माँ मुझे झील के किनारे कुछ ज़मीन दे गई थी, तो क्या वहाँ? हाँ, वहीं बनवाया है। माँ की अंतिम इच्छा थी कि यह हवेली चाहे मिट जाए परंतु वह खानदान का नाम सदा के लिए रहे। तो क्या आपने? हाँ बिल्कुल, उनकी इच्छा के अनुसार वैसे ही बनाया है जो शताब्दियों तक उनके नाम को अमर रखेगा। क्या देखिएगा, चलिए हमारे साथ, बीच में भानु ने कहा। मोती ने हाँ में सिर हिला दिया और तीनों रवाना हो गए। गाड़ी से उतरकर जब मोती ने आंख उठाकर श्रीकांत के मकान की ओर देखा तो वह दंग रह गया। वह कोई साधारण इमारत न थी, बल्कि एक विशाल घर था जिसकी बनावट बता रही थी यह भगवान का मंदिर है। इतने में शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। कितने ही व्यक्ति मंदिर में आ रहे थे। यह मंदिर सुख और शांति का संदेश देता था, पवित्रता का चिन्ह था और मांझी की यादगार। सीढ़ियों के सामने चबूतरे पर मांझी की बड़ी तस्वीर लगी थी। मोती उस तस्वीर के सामने झुका और जाने क्या सोचकर वापस लौटने लगा। श्रीकांत ने उसे थामा और बोला, मोती, अंदर ना चलोगे क्या भगवान के दर्शन को? भैया, मैं इस योग्य नहीं। ऐसा ना कहो, अब यह सब भूल जाओ, यह भी भगवान की माया है। श्रीकांत मोती को थामकर मंदिर के भीतर ले गया। भानु भी उनके साथ थी। तीनों नंगे पांव संगमरमर की सीढ़ियों पर वहां आए जहां मंडप में भगवान की मूर्ति रखी थी। मोती ने झुककर प्रणाम किया और पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाया। फिर तीनों दूसरे दरवाजे की ओर बढ़े। मोती बड़े ध्यान से दीवारों पर बनी देवी देवताओं की तस्वीरों को देखता जा रहा था। श्रीकांत ने वास्तव में माँ की वसीयत पूरा करके उनके नाम को अमर बना दिया था। जब वे मंदिर के पिछवाड़े में पहुंचे तो मैदान के उस पार एक छोटा सा सुंदर मकान देखकर मोती ने श्रीकांत से पूछा, यह किसका मकान है भैया? हमारा। कहिए, पसंद है? भानु ने पूछा। भगवान के पड़ोस से अच्छा भी कोई स्थान हो सकता है? उसी समय मोती की दृष्टि एक 10-12 बरस की सुंदर बालिका पर पड़ी जो मकान के बाहर खेल रही थी। सफ़ेद फ्रॉक और लाल सैंडल पहने वह इधर उधर भाग रही थी। जब ये तीनों पास आए तो वह बालिका भागती हुई श्रीकांत से लिपट गई और पूछने लगी, डैडी, क्या अंकल नहीं आए? यही तुम्हारे अंकल हैं। श्रीकांत ने मोती की ओर संकेत किया। मोती भी आश्चर्य से लड़की को देख रहा था। वह आगे बढ़ा और प्यार से उसे बाहों में उठाते हुए भानु से बोला, आपने पहले तो नहीं बताया, आपने इसका अवसर ही कब दिया था? श्रीकांत ने भानु से कहा, कुछ जलपान का प्रबंध नहीं होगा क्या? मोती बाबू को भी भूख लगी होगी। भानु यह सुनकर जलपान का प्रबंध करने भीतर चली गई। मोती अभी तक लड़की को उठाए सिर पर हाथ फेर रहा था। यह भी उसके मुंह को देखे जा रही थी। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? माधवी। उसने मुस्कुराते हुए कोमल होंठ हिलाए। माधवी का नाम सुनकर मोती के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह विस्मित उसके मुख की ओर देखने लगा। वही मोटी मोटी प्यारी आंखें, घुंघराले बाल, कोमल ओठ, भोली भाली परंतु कुछ गंभीर सी सूरत, मानो माधवी का हर भाव उसमें था। मोती ने स्नेह से उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसे यूं अनुभव हो रहा था जैसे माधवी यह नन्हा सा रूप धारण करके उसे सुख शांति लौटाने आई है। इसी बीच उसने कितनी तड़प अनुभव की थी, कितना दुख।
न जाने कितनी देर तक वह उसे अपनी सीने से लगाए वहाँ खड़ा स्मृतियों में डूबा रहा। दूर झरने की आवाज़ जीवन का संदेश दे रही थी। मंदिर में शंख और घड़ियाल अब भी बज रहे थे। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित माधवी का चौथा और अंतिम भाग समाप्त हुआ और इस प्रकार यह उपन्यास भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।